हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ वाला कि चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की, यानी मिश्रण से विभिन्न घटकों को पृथक करने की जो विधियां हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने 6 विधियों के बारे में बात कर ली है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 2 अघुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधियों के बारे में। वहां पर हमारे सामने 2 विधियों का नाम हमारे सामने आया था, एक तो आसवन और प्रभाजी आसवन। आशा करता हूं आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने उसको अच्छी तरह देखा भी होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उस वीडियो का लिंक है, तो वहां से जाके पहले उस वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो को देखना। एक बात और बता देता हूं आपको कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोग 9th क्लास की NCERT साइंस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो बात करते हैं हम आज के बिंदु की, आज के टॉपिक की। तो मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की जो विधियां हैं उन विधियों में आज हम वायु से गैसों को पृथक करना सीखेंगे। तो हमारी जो अगली यानी 7वीं जो विधि है वो है वायु से गैसों को पृथक करना। कैसे वायु से गैसों को हम पृथक कर सकते हैं, इस विधि के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि वायु कैसा मिश्रण है। वायु समांगी मिश्रण है, सब जानते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में यह भी आना चाहिए कि वायु समांगी मिश्रण क्यों है, कैसे है। देखिए, वायु में उपस्थित कौन है? गैसें हैं, जलवाष्प है। तो वो सब किस रूप में है? सब पदार्थ की जो गैस अवस्था होती है उस अवस्था के रूप में ये उपस्थित है। यानी हम देखें कि वायु में जो गैसें हैं उनकी अवस्था क्या है, तो सबको हम कह सकते हैं कि उनकी गैसीय अवस्था है। इसलिए इनकी समान अवस्था के कारण मिश्रण कैसा हो गया भाई? समांगी हो गया। समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में आप लोगों को पता होगा कि समांगी में मिश्रण के जो घटक होते हैं, अवयव होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक प्रकार के गुण दर्शाते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण में आने वाले जो भी घटक हैं उन सब घटकों के गुण लक्षण अलग अलग होते हैं। देखिए, वायु कैसा मिश्रण है? एक समांगी मिश्रण है और वायु के समांगी मिश्रण को यानी समांगी मिश्रण जो है उसको पृथक करने के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रभाजी आसवन विधि का हमने उपयोग किया था। पिछले वीडियो में हमने आसवन और प्रभाजी आसवन 2 विधियों के बारे में बात की थी। वैसे दोनों लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर मैंने आप लोगों को उसके डायग्राम में बताया था, वो आप लोगों को पता होगा। देखिए, समांगी मिश्रण को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो वायु को भी हम ऐसे ही किसी विधि से पृथक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होती है? वायु होती है। अब वायु में क्या होता है? वायु को अगर हम देखिए, वायु में एक गुण पाया जाता है संपीड़न का, जो पदार्थ की अवस्थाओं में पढ़ चुके हैं हम। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने देखी थी, ठोस, द्रव और गैस। वहां हमने देखा था कि पदार्थ की जो
तीनों अवस्थाएं हैं उनके छह जो गुण हैं उनको लेकर हमने बात की थी। तो वहां पर एक गुण आया था संपीड्यता। तो ठोस की संपीड्यता हमने देखी थी सबसे कम थी, द्रव की उससे थोड़ी ज्यादा थी, और गैस की संपीड्यता सबसे ज्यादा थी। तो यहां पर जो वायु है, इस वायु का हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर को अधिक करते हैं और तापमान को कम करते हैं। किया क्या हमने, वायु का दाब बढ़ाया, तापमान कम किया। अब इस स्थिति में क्या होगा भाई, वायु का क्या हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। वायु का क्या होगा, संपीड़न होगा। यानी या तो हम संपीड़न कर सकते हैं या इसको कह सकते हैं कि इसको हमने क्या किया, ठंडा किया। तो जैसे ही वायु का हम दाब अधिक ताप कम करेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होगी तो उसका क्या होगा, संपीड़न होगा। संपीड़न होते ही ये जो वायु है किस में बदल जाएगी भाई, द्रवीय वायु में। इसको हम कह देंगे द्रवीय वायु। अब ये द्रवीय वायु जो है इसको कहां से गुजारना है ये हमें देखना है। हमने प्रभाजी आसवन विधि में प्रभाजी आसवन कॉलम लगाया था बीकर के जस्ट ऊपर। तो द्रवीय वायु जो है हम इसको कहां से गुजारेंगे, यानी प्रभाजी आसवन कॉलम जो होता है उसमें हम इस वायु को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कहां पर करेंगे, प्रभाजी आसवन कॉलम में। प्रभाजी आसवन कॉलम में क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को हमें गर्म करना है, वायु को गर्म करना है। अब जैसे ही द्रवीय वायु को हम प्रभाजी आसवन कॉलम में गर्म करेंगे तो देखिए विभिन्न ऊंचाइयों पर, यानी जिसका जो क्वथनांक है उस क्वथनांक बिंदु पर गैसें जो होती है वो क्या होती है, पृथक हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि विभिन्न ऊंचाइयों पर, अलग अलग ऊंचाई पर, प्रभाजी आसवन कॉलम जो होगा उसकी अलग अलग ऊंचाइयों पर गैसों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम कि विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम देखिए वायु का दाब बढ़ाते हैं, ताप कम करते हैं तो वह ठंडी हो जाती है और संपीड़ित हो जाती है। अब संपीड़ित होगी तो द्रव में बदलेगी, यहां द्रवीय वायु बन जाएगी। इस द्रवीय वायु को हमें क्या करना है, प्रभाजी आसवन कॉलम में से गुजारना है, और जब उसमें गुजरेगी तो प्रभाजी आसवन कॉलम जो है उसमें ऐसा सिस्टम हमें तैयार करना है कि वायु को क्या किया जाए, गर्म किया जाए। जैसे ही वायु को हम प्रभाजी आसवन कॉलम में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है, यानी गैसें जो है अलग अलग हो जाती हैं। अब यहाँ गैसें किस प्रकार होगी, अलग अलग, तो उनके क्वथनांक बिंदु जो हैं उनके आधार पर गैसें अलग अलग होगी। तो हम कुछ गैसों को उनके क्वथनांक बिंदु और उनका वायु प्रतिशत जो है आयतन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको रफ करना पड़ेगा और फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी गैसें जो हैं उनका क्वथनांक बिंदु क्या है, कैसे वो वायु से अलग हो जाती है। क्वथनांक बिंदु तो आप लोग जानते ही होंगे कि वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, तो वह उसका क्वथनांक बिंदु होता है। इधर हम लिखेंगे क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में, क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे। इधर हम लिख देंगे, दो तीन गैसें हम लेते हैं, जैसे हमने लिया ऑक्सीजन ले लिया।
और हम लेते हैं आर्गन ले लेते हैं, और अगर हम ले तो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, इसको हम ले लेते हैं। तो यहां पर तो इनका डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान आ जाएगा। इधर हम लिख सकते हैं वायु प्रतिशत, वायु प्रतिशत, या हम इसको कह सकते हैं जो वायु प्रतिशत है वो किस में होगा, इनके आयतन में हमें लेना है। तो देखिए, जैसे क्वथनांक की बात हम डिग्री सेंटीग्रेड में करें तो ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड, -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आर्गन की अगर हम बात करें तो -186 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर नाइट्रोजन के क्वथनांक की अगर हम बात करें तो -196 डिग्री, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ डिग्री हम नहीं लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि हमने इधर लिख दिया डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो देखिए, क्वथनांक जो डिग्री सेंटीग्रेड में है इन तीनों गैसों का, ऑक्सीजन का है 183, आर्गन का है 186 और नाइट्रोजन का है 196। इस क्वथनांक पर जब इसको हम गर्म करते हैं और जब हम देखते हैं इनका वायु प्रतिशत हमें क्या प्राप्त होता है, तो हम देखते हैं ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है 20.9%। आर्गन की अगर हम बात करें तो 0.9% आर्गन हमें प्राप्त होती है, और अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर वायुमंडल में कोई गैस है तो वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का प्रतिशत हमें प्राप्त होता है 78.1%। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम किस प्रकार वायु से गैसों को पृथक करते हैं। हमने अभी देखा था लास्ट स्लाइड में कि वायु का अगर हम दाब बढ़ाएंगे, ताप कम करेंगे तो वह ठंडी होगी, ठंडी होगी तो संपीड़ित होगी, और संपीड़ित होते ही वो द्रवीय वायु में बदल जाती है। अब इस द्रवीय वायु को हम प्रभाजी आसवन कोलम में जब गर्म करते हैं तो विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग गैसों का पृथक्करण हो जाता है। अब यहाँ ऊंचाई से मतलब क्या है, उसके क्वथनांक बिंदु से मतलब है। जब हम कुछ गैसों को लेकर देखते हैं, उनके क्वथनांक के बारे में बात करते हैं, तो यहां हमने देखा 3 गैसें ली है, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम देखें तो देखिए, ऑक्सीजन का -183, आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196, ये डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनका होता है। और इस तापमान पर ये क्या होती है, वायु से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में इनकी वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा भी होनी चाहिए। तो वो हमें कैसे प्राप्त हुई है, वो हमें इनको अलग करने से ही प्राप्त हो जाती है। देखिए, वायु प्रतिशत आयतन में जब इसको देखते हैं हम तो 20.9% ऑक्सीजन होती है, आर्गन 0.9% होती है और नाइट्रोजन 78.1% होती है। अब यहां आप लोगों के सामने एक प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन के क्वथनांक का क्रम बताइए, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछा जाता है और वहां लिख दिया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का सही क्रम है, तो वहां पे 4 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। ये उल्टे सीधे सेट होंगे, कभी बराबर लिखेगा, कभी कम लिखेगा, कभी ज्यादा लिखेगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, इनके क्वथनांक का क्रम ध्यान रखना है। अब देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा क्वथनांक की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा। तीनों को हमने क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में भी देख लिया, उनकी प्रतिशत मात्रा भी देख ली। अब यहां से देख के और मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन तीनों गैसों में से क्वथनांक किसका होगा, तो फटाक से आप देखते ही तुरंत पहुंच जाओगे किसके पास, नाइट्रोजन के पास, कि नाइट्रोजन का क्वथनांक अधिक होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, माइनस में चल रहा है मान। तो जैसे हम संख्या रेखा पर संख्याएं प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3।
जैसे ही हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाता है, -2 आता है, -3 आता है। तो देखिए 0 से अगर हम दूर जा रहे हैं तो यहाँ दूरी बढ़ती जा रही है, मान क्या होता जा रहा है, माइनस में कम होता जा रहा है, ज्यादा। मतलब जैसे अगर -2 और -1 में से अगर हम बात करें कि अधिक कौन सा है, तो ध्यान दीजिए -1 वाला तो अधिक होता है और -2 वाला कम होता है। 1 और 2 में से अगर मैं आप लोगों को पूछूं तो आप तुरंत कह दोगे कि 1 तो होता है कम और 2 होता है अधिक। तो माइनस में इसका जस्ट विपरीत आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर इनका क्वथनांक का क्रम अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में से। आपको दिया जाए अगर वहां पे कि ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन में से क्वथनांक का सही क्रम है, तो ऑक्सीजन का सबसे अधिक है, आर्गन का उससे कम है और नाइट्रोजन का उससे कम है। ये छोटी सी बात है माइनस वाली, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस प्रकार हम वायु से गैसों को पृथक कर सकते हैं। उनका क्वथनांक भी हमने देख लिया और उनकी प्रतिशत मात्रा भी हमने देख ली। तो अब आप याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.9% होती है, यानी इसको हम 21% मान लेते हैं, और नाइट्रोजन 78.1% है, तो हम इसको 78% मान लेते हैं। इस प्रकार हमें ये सारे जो तथ्य हैं इनको अच्छी तरह समझना है और हमें याद भी रखना है। इस प्रकार मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधियों में 7वें नंबर की जो विधि है वायु से गैसों को पृथक करने की, ये होती है कंप्लीट। इसके बाद में हम और विधि के बारे में बात करते हैं। एक और विधि हम लेते हैं और उस विधि का नाम क्या है, कैसे वो काम करती है, कैसे हम उसको उपयोग में ला सकते हैं और किन किन पदार्थों का पृथक्करण हम उस विधि से करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 8वें नंबर की जो विधि है उसकी हम बात करेंगे कि अशुद्ध नमूने से कोई नमूना, अशुद्ध नमूना हमने लिया और उस अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट हमें प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे। कॉपर सल्फेट का मैं सूत्र लिख देता हूं, CuSO4 प्राप्त करना। कोई भी हमें मिश्रण दे दिया और कहा गया कि यह अशुद्ध नमूना है और इस नमूने से आपको शुद्ध कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्राप्त करना है, तो आप कैसे प्राप्त करोगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, जैसे एक चीनी मिट्टी की प्याली ली, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, चीनी मिट्टी की प्याली लेनी है। अब उस चीनी मिट्टी की प्याली में हम क्या करते हैं, 5 ग्राम शुद्ध कॉपर सल्फेट डालते हैं। 5 ग्राम शुद्ध कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 हम उसमें डालते हैं। जैसे ही कॉपर सल्फेट हम उसमें डालते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जल डाल लेते हैं। जल डालेंगे तो कॉपर सल्फेट और जल मिलकर क्या बना लेंगे, एक विलयन बना लेंगे। क्या किया हमने, चीनी मिट्टी की एक प्याली ली और उस प्याली में हम क्या करते हैं, 5 ग्राम शुद्ध कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसमें जल डालते हैं। जैसे ही हम जल डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा। और ये विलयन जो बनेगा कैसा बनेगा, संतृप्त विलयन बनेगा। संतृप्त विलयन क्या होता है इसके बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे, सारे जो वीडियो हैं 9th क्लास के, उनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और इसका आंसर भी मिल जाएगा कि संतृप्त विलयन क्या है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये मिला दिया तो हम यहां क्या बन जाएगा, ये एक विलयन बन जाएगा और इस विलयन से हमें क्या प्राप्त करना है, संतृप्त विलयन प्राप्त करना है।
तो संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए हम इस विलयन में से, देखो ये जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है उसमें से जल को क्या करते हैं? वाष्पीकृत करते हैं। जल का वाष्पीकरण हमें करना होगा, तब जाके हमें, जैसे ही जल का वाष्पीकरण करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब जो विलयन प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या करते हैं? जो विलयन हमें प्राप्त हुआ, जैसे संतृप्त विलयन हमें प्राप्त होगा, तो इस संतृप्त विलयन को हम क्या करेंगे? छानक पत्र से ढक देंगे। फिल्टर पेपर जिसको हम कहते हैं, उस छानक पत्र से ढक देते हैं। छानक पत्र से ढक देना। जैसे ही हम छानक पत्र से ढकते हैं तो वो क्या होता है? छानक पत्र से ढकने पर रूम टेम्परेचर जो है, कमरे का तापमान जो है उस पर वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। भाई हमने विलयन को गर्म किया है, जल वाष्पीकृत हो गया, जो विलयन बचा है संतृप्त विलयन है, उसको छानक पत्र से हम ढक देते हैं। ढक के थोड़ी देर छोड़ते हैं तो कमरे के ताप पर वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जैसे ही भाई ये ठंडा होता है हमें क्या प्राप्त होता है? पाली में जो प्याली होती है उस प्याली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। तो हम प्याली में क्या प्राप्त करते हैं? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम एक बार और समझते हैं कि इस विधि में होता क्या है और इस विधि का नाम क्या है, वो भी हमारे सामने अभी आएगा। देखिए, अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट विलयन या शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में हमने क्या किया? एक चीनी मिट्टी की प्याली ली। चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम शुद्ध CuSO4, ये सूत्र है कॉपर सल्फेट का। तो आप लोगों को हिंदी नाम भी याद रखना है, विलयन का जो सूत्र है वो भी हमें याद रखना है। शुद्ध कॉपर सल्फेट हम लेते हैं और इस कॉपर सल्फेट में हमने क्या मिलाया? जल मिला लिया। जैसे ही हम जल मिलाते हैं तो ये क्या बन गया? विलयन बन गया। और इस विलयन को हमें क्या करना है? संतृप्त विलयन बनाना है। तो संतृप्त विलयन बनाने के लिए इस विलयन से हम क्या करते हैं? जल को वाष्पीकृत करते हैं। जैसे ही जल को वाष्पीकृत किया हमें क्या प्राप्त हुआ? संतृप्त विलयन प्राप्त हुआ। और इस संतृप्त विलयन को हम क्या करते हैं? छानक पत्र जो होता है, फिल्टर पेपर जिसको हम कहते हैं, उस फिल्टर पेपर से इसको हम ढक देते हैं। और ढक के हम क्या करते हैं? कमरे में रख देते हैं। तो भाई हम किसी भी वस्तु को कितना भी गर्म करके हम कमरे में रखें, धीरे धीरे वो ठंडी हो ही जाती है। तो कमरे के ताप पर ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जो विलयन बचा था बाद में, वो संतृप्त विलयन जो है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होगा तो हमें कुछ समय बाद देखेंगे तो प्याली में कॉपर सल्फेट के क्या प्राप्त होंगे? क्रिस्टल प्राप्त होंगे। छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में कॉपर सल्फेट हमें प्राप्त हो जाएगा। क्रिस्टल प्राप्त होने के कारण ही इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, इसे हम कहेंगे क्रिस्टलीकरण। इसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकरण कहेंगे। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए क्रिस्टलीकरण क्या है, तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं ये आप लोगों को समझना है। ये हमें कैसे समझ में आएगा कि संतृप्त विलयन से, ध्यान से सुनिए, कैसे हमें इसका आंसर देना है, कैसे हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। संतृप्त विलयन से मुख्य पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। वैसे देखिए इसकी परिभाषाएं हम और भी बना सकते हैं क्रिस्टलीकरण की, कि विलयन से पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। कुछ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा बना लेते हैं और
अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 जो है इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट विलयन प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, क्रिस्टलीकरण। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीकरण के द्वारा अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टलीकरण जो विधि है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन पदार्थों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, पदार्थों के शुद्धिकरण में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो छोटा सा या तो हेडिंग डाल सकते हैं अपन, या इसी में एरो लगा के हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीकरण का उपयोग, या हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीकरण विधि हम इसको कह देंगे। तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किसमें किया जाता है, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में पहली बात तो ये निकल के आई हमारे सामने कि क्रिस्टलीकरण जो विधि है उससे हम ठोस पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं, मिश्रण से ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जा सकता है। अब इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे समुद्री जल से प्राप्त नमक में से अशुद्धियां निकालना। हम कह सकते हैं कि समुद्री जल से प्राप्त नमक से अशुद्धियां निकालना, यानी हम कह सकते हैं कि हम समुद्री जल से, समुद्री जल क्या है, मिश्रण है, वहां जल भी है, नमक भी है और अपशिष्ट भी है, तो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होता है उसमें से अशुद्धियों को निकालने के लिए, अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अब क्रिस्टलीकरण विधि में हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा, लिखिए, इसको लिखना है हमें कि क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा क्रिस्टल के रूप में हम किस रूप में प्राप्त कर रहे हैं पदार्थ को, क्रिस्टल के रूप में, किस रूप में प्राप्त कर रहे हैं, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं। शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, ध्यान रखना, विलयन से पृथक किया जाता है। विलयन से पृथक किया जाता है। ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए, क्रिस्टलीकरण जो विधि है, इस विधि के द्वारा हम कोई भी शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं तो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्रिस्टल के रूप में जो शुद्ध ठोस हम प्राप्त कर रहे हैं, किससे प्राप्त कर रहे हैं, विलयन से प्राप्त कर रहे हैं। यानी जो ठोस हमें प्राप्त होगा वो पहले किसमें था, विलयन में विलयशील था। अब इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, क्रिस्टलीकरण का अनुप्रयोग क्या क्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका अनुप्रयोग समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं समुद्री
जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में हम क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग करते हैं। अशुद्ध नमूने से हमें अगर फिटकरी को अलग करना हो तो वहां भी हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं अशुद्ध नमूने से अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में भी हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। देखिए क्रिस्टलीकरण की जो विधि है, इसको जो इसके उपयोग हैं इनको हम एक बार और देखते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किसमें किया जाता है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे समुद्री जल से प्राप्त नमक से अशुद्धियां निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को हम विलयन से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, विलयन से पृथक किया जाता है। इसके अनुप्रयोग देखिए, एक उपयोग यहां लिखा था हमने, वही यहां पर आ गया है। तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अगर मान लीजिए किसी अशुद्ध नमूने में फिटकरी मिला दी गई है और वहां से हमें फिटकरी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करेंगे, यानी अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए। तो इस प्रकार आज हमने मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की, या हम कह सकते हैं कि शुद्ध नमूने प्राप्त करने की जो विधियां हैं, दो विधियों के बारे में हमने बात की है। जिसमें लास्ट वाली 8वें नंबर पर हमने देखा कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमने देखा। किस विधि से हम प्राप्त करें हैं वो हमने देखा, क्रिस्टलीकरण विधि। फिर उसके अनुप्रयोग देखा है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण लाइन भी हमने देखी है कि किससे हम प्राप्त करते हैं, कैसे हम प्राप्त करते हैं, किस रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को प्राप्त करते हैं। और किससे प्राप्त करते हैं, तो विलयन से प्राप्त करते हैं। यहां ये दोनों इसके उपयोग देख लिए। पूछा जा सकता है, क्रिस्टलीकरण विधि की परिभाषा पूछी जा सकती है। कॉपर सल्फेट विलयन को पानी में मिला दिया, शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, यह भी पूछा जा सकता है। फिटकरी को किसी अशुद्ध नमूने में मिला दिया, फिटकरी को कैसे प्राप्त करेंगे, यह भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आज की हमारी जो दोनों विधियां हैं वो होती है कंप्लीट, और इसी के साथ मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की जो विधियां हैं वो भी होती है कंप्लीट। यानी हमने मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कुल 8 विधियों के बारे में जानकारी ली है। 8 विधियों को हमने पढ़ा है और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी जो विधियां हैं, 8 की 8 विधियां आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए आप लोगों ने पिछली 1 से 6 तक की विधियां आपने नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उन वीडियोज की लिंक्स दी हुई है। उन लिंक पर आप जाकर और वो वीडियो यानी पूरी विधियां आप लोग देख सकते हैं। देखिए पूरी वीडियो अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो ये वीडियो और अच्छी तरह समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपको इस टॉपिक से जोड़ने का काम कर रही है वो विधियां पिछली। तो स्टार्टिंग वाले वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझने में आसानी हो। इसी के साथ आज की क्लास को तो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर बाहर जाना है आप लोगों को इमरजेंसी में तो मास्क का प्रयोग जरूर करना है। बाहर जाने से पहले और आने के बाद आपके हैंड सैनिटाइज जरूर करने हैं। सभी को
क्लास को, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.